जरा इस चीज को ना इमेजिन करके देखो, रात के 2 बज रहे हैं और टेबल पे कई सारी किताबें पड़ी हुई है। आपके कॉफी का 5वां कप खत्म हो चुका है, आपकी आंखें जल रही है और अभी भी आप चैप्टर 3 पे अटके हुए हो। ऊपर से एग्जाम में सिर्फ 2 ही दिन बाकी है और आप सिर्फ 20% ऑफ द सिलेबस कवर कर चुके हो और अब आप सोच रहे हो कि बचे हुए 80% सिलेबस को कैसे कवर किया जाए विद इन जस्ट 2 डेज। अगर ये सिचुएशन आपके साथ भी हुई है या फिर हो रही है तो बिलीव मी, आप अकेले नहीं हो। हम सब, हर एक स्टूडेंट कभी ना कभी इस जगह से गुजरा हुआ है। और इस सिचुएशन में जनरली लोग क्या एडवाइस देते हैं, अरे भाई स्ट्रेस क्यों हो रहा है, थोड़ा नॉर्मल रहे, थोड़ा चिल कर। या फिर कुछ लोग ऐसा एडवाइस भी देते हैं कि बस फोकस कर यार, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो मुझे पर्सनली लगता है ये एडवाइस देना उतना ही बेकार है जितना एक डूबते हुए इंसान को बोलना कि भाई स्विम कर ले यार, कितना सिंपल है। मेरे दोस्त, अगर उस इंसान को तैरना कैसे है ये पता होता तो पहले केस में वो डूब ही क्यों रहा होता। इसलिए इन फालतू लोगों के एडवाइस सुनना और समझना बंद कर दो और सीधा इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं 5 ऐसे हिडन विलन्स को कवर करूंगा जो आपके पढ़ाई में, आपके फोकस में एक बाधा बनते हैं। बाधा थोड़ी ज्यादा हिंदी हो गई, इतनी हिंदी मैं जनरली बोलता नहीं हूं। और इन विलन्स या फिर प्रॉब्लम्स के साथ ही मैं आपको सॉल्यूशंस भी दूंगा कि इनसे डील कैसे करते हैं। यहाँ पे ना आपको कोई भी मोटिवेशनल ज्ञान, कोई भी ऑल इज वेल या फिर कोई भी बिलीव इन योरसेल्फ वाला फंडा देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ प्रैक्टिकल, रिसर्च बैक्ड, प्रूवन टिप्स मिलेंगे। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो तो याद से इस वीडियो को लाइक कर लेना फॉर द एल्गोरिदम एंड प्ले इट एट 1.25x फॉर बेटर एक्सपीरियंस, क्योंकि हमें कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करनी है। एंड लेट्स स्टार्ट विद विलन और प्रॉब्लम नंबर 1, इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस। देखो इसका नाम सुन के ना आपको थोड़ा सा फैंसी लग रहा होगा, बट ये कंसेप्ट बड़ा सिंपल है। मैंने इसे एक एग्जांपल से आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। मान लो मैं आपको एक मूवी दिखाता हूँ और फिर आप 2 घंटे बैठ के वो पूरी मूवी ध्यान से देखते हो, पूरी स्टोरी समझ जाते हो, एकदम बिगिनिंग से एंड तक आपको सब कुछ याद हो जाता है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि चलो इस मूवी का ना सीन बाय सीन, डायलॉग बाय डायलॉग रिक्रिएट करके दिखाओ, मुझे एक चीज बताओ कि क्या आप इसे कर पाओगे? ऑब्वियसली नहीं। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज को देखना और उसे एग्जैक्टली करके दिखाना, इन दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क होता है। अब समझो पढ़ाई में भी ना एग्जैक्टली यही चीज हो रही है आपके साथ। आपने जब चैप्टर खोला, अच्छे से पढ़ा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए, नोट्स बनाए, फिर उसके बाद आपने बुक बंद कर दी। अब आपके ब्रेन को लगता है कि क्या बात है भाई, मैं तो बड़ा जीनियस हूं, सब कुछ समझ गया, मुझे एकदम सब कुछ सॉर्टेड है। लेकिन फिर क्या होता है, जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो या फिर सैंपल पेपर्स निकालते हो तो पहला क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आप कंप्लीटली ब्लैंक हो जाते हो। आपके दिमाग में लिटरली कुछ भी नहीं आता, बस बैकग्राउंड में कोई गाना बजता रहता है जिसे आप सुन रहे थे। अब इसी सिंपल फंडे को कहा जाता है इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस, जहां पे आपको ये लगता है कि आपको सब कुछ आता है पर रियलिटी में आपको प्रॉपरली कुछ भी नहीं आता। क्योंकि रिकॉग्नाइज करना और रिकॉल करना ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको शाहरुख खान कहीं पे भी दिखे तो आप उसे तुरंत पहचान जाओगे, ये है रिकॉग्नाइज करना। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि बिना गूगल किए उनकी सारी मूवीज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताओ तो आपके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसे कहते हैं रिकॉल करना। और तुम्हें पता है इसका सबसे बुरा पार्ट क्या है? ये रियलाइजेशन ना तुम्हें तब होती है जब आप एग्जाम में पेपर लिख रहे होते हो। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको लगता है कि अरे यार अभी तो याद था, अभी दिमाग में था, लेकिन कहां चला गया। और फिर क्या होता है, आपका दिमाग एकदम पैनिक मोड में चला जाता है अचानक से और वो इधर उधर भागने लग जाता है। अब समझे एग्जाम हॉल में आपके दिमाग में हमेशा गाना क्यों बजता है। अब प्रॉब्लम तो आप लोग समझ गए, लेकिन इसे बीट कैसे करना है उसे भी समझो। तो देखो आप लोग पहले कैसे पढ़ रहे थे, आपने बुक खोली, पढ़ा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए, नोट्स बनाए और आपने बुक बंद कर दी। इसे कहते हैं पैसिव रीडिंग। और एग्जैक्टली इसी से ये इल्यूजन क्रिएट होता है कि मुझे सब कुछ समझ आ गया। अब अगर आपको इस जहर का इलाज ढूंढना है तो इसका एक एंटीडोट आता है जिसका नाम है एक्टिव रिकॉल। इस एक्टिव रिकॉल टेक्निक में आप अपने ब्रेन को फोर्स करते हो कि वो चीजों को याद करे। और इसे आप कैसे करोगे, इसे आपको एकदम सिंपल वे में समझाता हूं। पहले तो आप एक पैराग्राफ पढ़ोगे, उसके बाद आप बुक बंद कर दोगे और फिर आप खुद से पूछोगे कि मैंने अभी क्या पढ़ा। देखो मैं जानता हूं कि आपको शुरुआत में ना बहुत ज्यादा स्ट्रगल होगी, आपको पूरा याद भी नहीं रहेगा, लेकिन ये एकदम बिल्कुल नॉर्मल है। एक्चुअली में आपके ब्रेन को यही एक्टिविटी चाहिए। देखो सिंपल फंडे से समझो कि जिम में मसल कब बिल्ड होती है, जब मसल्स पे स्ट्रेन पड़ता है, यानी जब रेजिस्टेंस होती है। ठीक इसी तरह आपकी मेमोरी भी एग्जैक्टली इसी तरीके से काम करती है। जब भी किसी चीज को याद रखने में आपके ब्रेन को स्ट्रगल होती है तब एक्चुअल लर्निंग हो रही होती है। तो इस एक्टिव रिकॉल का ना फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। पहले कुछ पढ़ो, उसके बाद रुको और बुक बंद कर दो, फिर इसके बाद रिकॉल करने का ट्राई करो। बिना देखे जो याद है वो लिखने की कोशिश करो। अब ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, आपको थोड़ा बहुत याद रहेगा, उसे लिख दो और फिर उसके बाद दोबारा बुक खोल के ये चेक करो कि आपने
आपने क्या क्या मिस आउट किया। अब ये जो आपने मिस आउट किया ना, वो आपके वीक पॉइंट्स है। अब इन वीक पॉइंट्स को आपको वापस से रिवाइज करना है। ये टेक्निक बहुत ज्यादा सिंपल है लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी है। और इसी के साथ साथ आप ना स्पेस रिपीटेशंस का भी यूज कर सकते हो। मतलब जब भी आप रिवीजन करोगे ना, उसमें थोड़ा थोड़ा गैप दिया करो। जैसे मैंने आज पढ़ा तो कल रिवीजन नहीं करूंगा, मैं थर्ड डे पे रिवीजन करूंगा, क्योंकि हो सकता है मैंने अगर आज पढ़ा तो कल मैं इसे आंसर कर पाऊंगा, लेकिन थर्ड डे पे धीरे धीरे मेरी मेमोरी ड्रेन होने लगती है, मेरी मेमोरी से वो चीज निकलने लगती है। और जब भी आप ऑलमोस्ट भूलने वाले रहते हो किसी भी चीज को, तब अगर आप पढ़ते हो तो वो पढ़ाई सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि उसी मोमेंट पे आपके ब्रेन को फिर से वापस से वो न्यूरल पाथवेज बनाने पड़ते हैं। तो इसीलिए मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि एक प्रैक्टिकल शेड्यूल बना लो कि डे 1 पे पढ़ोगे, उसके बाद डे 3 पे एक फर्स्ट रिवीजन दोगे, उसके बाद डे 7 पे एक सेकंड रिवीजन दोगे, एंड देन डे 14 पे आप थर्ड रिवीजन दोगे। सिर्फ इतना ही करोगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा, आपको वापस कभी भी उस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज होती है चंकिंग करके। मैं अपनी एग्जाम के टाइम पे ना बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करता था। अब ये मैं क्यों करता था, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, उसकी प्रोसेसिंग पावर बहुत ज्यादा लिमिटेड है। एक बार में बस इतना इतना ही वो प्रोसेस कर पाता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप एक बारी में 2-3 पेजेस पढ़ोगे तो उसमें से वो एक ही पेज याद रख पाएगा। अब अगर मुझे पता है कि वो एक ही पेज याद रखने वाला है तो क्यों ना मैं उस एक ही पेज को अच्छे से पढूं, और फिर बाकी जो बचे हुए दूसरा तीसरा पेज है उसे मैं थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल के बाद पढूं। देखो, अगर आप पूरा चैप्टर एक शॉट में खत्म करने की कोशिश करोगे ना तो आप उसे कभी भी याद नहीं रख पाओगे। मैंने अभी जो आपको 2-3 टेक्निक्स बताई ना, उसे अभी इमीडिएटली ट्राई करके देखना, आपको इंस्टेंट इफेक्ट दिखने लगेगा अगले 2-3 दिनों में। अब ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें सॉल्व करने के बाद एक और नया विलन आ जाता है जिसे कहते हैं कैटास्ट्रोफाइजिंग, और ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट विलन है। देखो, आपका दिमाग ना एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड स्क्रिप्ट राइटर है, वो ना ख्याली पुलाव बहुत अच्छे से पका लेता है। इसे ना मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सिनेरियो से समझाता हूं जिसे आप सभी लोग रिलेट कर पाओगे। देखो, जब आप पढ़ रहे हो और एक चैप्टर आपको समझ नहीं आ रहा है, तब एक नॉर्मल रिएक्शन आपके दिमाग का क्या होना चाहिए? मे बी आपके दिमाग का रिएक्शन ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा और टाइम देता हूं उसे, शायद धीरे धीरे पढ़ूंगा तो समझ आ जाएगा। लेकिन रियलिटी में आपका ब्रेन कैसे रिएक्ट करता है? वो ना शुरू कर देता है अपने दिमाग में एक फुल ड्रामेटिक मूवी की स्टोरी लिखना कि अगर ये चैप्टर नहीं हुआ ना तो मेरी एग्जाम निकल जाएगी, और मेरी अगर एग्जाम निकल जाएगी तो मेरे मार्क्स कम आ जाएंगे, मेरे मार्क्स कम आ जाएंगे तो मेरे परसेंटेज गिर जाएंगे, अगर मेरे परसेंटेज गिर जाएंगे तो मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा तो अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, और अगर अच्छी जॉब नहीं मिलेगी तो मेरा करियर खत्म। और फिर तभी आपके दिमाग में आता है पापा का वो डायलॉग, जरा सीखो शर्मा जी के बेटे से, टॉपर है वो क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो, जरा सीखो उससे कुछ। क्या आपने देखा यहाँ पे क्या हुआ? बस एक चैप्टर नहीं समझा और 10 सेकंड के अंदर ही अंदर आप शर्मा जी के बेटे तक पहुंच गए। इसे ही कहा जाता है कैटास्ट्रोफाइजिंग, यानी आपका ब्रेन एक छोटी सी प्रॉब्लम को एक वर्ल्ड एंडिंग डिजास्टर बना देता है। और हर बार आपके साथ यही होता है, आपके लिए ना वर्स्ट केस सिनारियो ही आपका ओनली केस सिनारियो बन जाता है। आपका दिमाग में बाकी कोई पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो अब इस कैटास्ट्रोफाइजिंग इफेक्ट को बीट कैसे किया जाए, ये समझने से पहले जरा एक सेकंड रुको। जब मैंने आपको ये सिनारियो बताया, डिग्री नहीं मिलेगी, जॉब नहीं लगेगी, करियर बर्बाद हो जाएगा, ये मैंने तो आपको बताया कि ये आपके ब्रेन का ड्रामा है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये ड्रामा कभी रियल भी हो सकता है? नहीं, मैं आपको स्ट्रेस लेने बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बस सीरियसली ये चीज पूछ रहा हूँ। देखो, आज के डेट में ना इस ट्रेडिशनल पाथ की रियलिटी क्या है कि हमने स्कूल किया, 12th किया, कॉलेज में एडमिशन लिया, डिग्री ली, लेकिन फिर क्या? फिर आएगा आपके सिर के ऊपर ये प्लेसमेंट का स्ट्रेस कि यार जॉब नहीं लगी तो क्या होगा, और अगर लग गई तो कितने की लगेगी, 3 लाख 4 लाख, इतने में क्या ही होता है यार आजकल, और क्या गारंटी कि मेरी जॉब लगेगी, मार्केट तो इतना ज्यादा डाउन चल रहा है, इकोनॉमी डाउन है, और ये साइकिल कभी खत्म नहीं होती। मान लो अगर आपको अच्छी जॉब भी लग जाए तो फिर आपके ऊपर आता है ग्रोथ का स्ट्रेस, यार 5 साल हो चुके हैं लेकिन अभी भी 7-8 लाख पे अटका हुआ हूं। और फिर आता है आपके फैमिली से प्रेशर कि बेटा सेटल कब होगा, अपना खुद का घर, अपनी खुद की गाड़ी कब लेगा। आपका ना एक स्ट्रेस खत्म हो जाता है तो आपकी दूसरी साइकिल शुरू हो जाती है, और ये कभी रुकता नहीं। और सबसे बुरी बात, आपके पास ना ऑप्शन बहुत लिमिटेड है, क्योंकि आपकी ज्योग्राफी ही लिमिटेड है। अगर आप इंडिया में ही रहने का सोच रहे हो और जॉब ढूंढने का सोच रहे हो तो आपके पास ऑप्शंस ही बहुत लिमिटेड है। पर कुछ लोग हैं सेम फाइनेंस फील्ड में, लेकिन उनका थोड़ा सीन अलग है। वो आपकी तरह ही सेम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ फास्ट होती है, उनके पास ऑप्शंस ग्लोबल है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सही क्वालिफिकेशन चूज की थी स्टार्टिंग में। और मैं आज आपको इसमें से एक ऑप्शन से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं जिसका नाम है ACCA, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। शायद आपने सुना होगा और शायद नहीं, लेकिन इसे स्किप मत करना, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको आज बताने वाला हूं उस तरीके से आपने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं होगा। सबसे पहले बताता हूं कि ACCA आखिर है क्या चीज। तो ACCA एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड फाइनेंस क्वालिफिकेशन है। 1904 में यूके में ये बनी थी और आज की डेट में 180 प्लस कंट्रीज में ये रिकॉग्नाइज्ड है। जरा इस चीज को सोच के देखो कि आप बस इंडिया में बैठे बैठे पढ़ रहे हो और आपके पास एक ग्लोबल एक्सेस खुल जाता है और अब आप काम कर सकते हो लंदन में, दुबई
दुबई में, सिंगापुर में, टोरंटो में, सिडनी में, जहां चाहोगे आपको वहां पे अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और आपकी सैलरी भी अच्छी होगी। इसे आप एक टाइप से डिग्री मत समझो, एक टाइप से एक पासपोर्ट है ग्लोबल करियर का। अब ना मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सैलरी की बात बताता हूं, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, ये तो एक्चुअल स्ट्रेस का रीजन होता है कि कितना मिलेगा, क्या ये काफी होगा या फिर नहीं। तो इंडिया में एकदम फ्रेश ACCA का स्टार्टिंग पैकेज ही 5 to 8 लाख रुपीस पर एनम होता है। जरा इस चीज को समझ रहे हो, ये पैकेज एक फ्रेशर का है, उसका फर्स्ट जॉब इतना ज्यादा है और सिर्फ 2-4 साल के एक्सपीरियंस के बाद ही 10-12 लाख क्रॉस करना बहुत कॉमन है इस फील्ड में। आप थोड़ा ना इंटरनेशनली देखो, क्योंकि यही पे एक्चुअल मजा आएगा आपको सुनने में। अगर आप यूके में ACCA क्वालिफाइड हो तो आपको 40,000 पाउंड से लेकर 70,000 पाउंड पर ईयर तक मिल सकते हैं, यानी इंडियन रुपीज में रफली 45 लाख रुपीस से 80 लाख रुपीस एनुअली। और अगर आप मिडिल ईस्ट में देख रहे हो, जैसे दुबई, कतार और सऊदी अरेबिया में, तो आपको 15,000 AD से लेकर 25,000 AD पर मंथ मिल सकता है, मतलब 3 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए हर महीना। और ये तो ना स्टार्टिंग और मिड लेवल फिगर्स है। अगर आप सीनियर पोजीशंस में देखोगे, जैसे फाइनेंस मैनेजर, फाइनेंस कंट्रोलर या फिर कोई CFO लेवल, तो ये नंबर इससे भी कहीं ज्यादा ऊपर होगा। अब आपको समझाता हूं कि ACCA करने के बाद आपको कैसे टाइप के जॉब रोल्स मिल सकते हैं। आपको मिल सकता है एक फाइनेंशियल एनालिस्ट का जॉब रोल, या फिर एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट, या फिर एक ऑडिटर, टैक्स कंसल्टेंट, रिस्क मैनेजर, बिजनेस कंसल्टेंट। और ये जो बिग 4 है, जैसे डेलॉयट, PwC, EY, KPMG, ये सब ACCA क्वालिफाइड लोग एक्टिवली हायर करते हैं। अगर आपको फिर भी यकीन नहीं तो एक बार जाके लिंक्डइन पे चेक कर लो। इनफैक्ट MNCs, बैंक्स, कंसल्टिंग फर्म्स, फिनटेक स्टार्टअप्स, ये सारे लोग भी इन्हें एक्टिवली हायर करते हैं। बेसिकली आपके लिए फाइनेंस की पूरी दुनिया खुल जाएगी। अब ये सब सुनकर ना शायद आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि यार इतना बड़ा क्वालिफिकेशन है तो कितना ज्यादा मुश्किल होगा इसे क्रैक करना, एलिजिबिलिटी भी बहुत ज्यादा मुश्किल होगी यहाँ पे। लेकिन आप सुन के सरप्राइज हो जाओगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लास 12th के बाद आपको डायरेक्टली यहाँ पे एंट्री मिल सकती है। और यहाँ पे ना कॉमर्स बैकग्राउंड प्रेफर्ड है, लेकिन मैंडेटरी नहीं, यानी आप किसी भी बैकग्राउंड से हो ये कोर्स आप कर सकते हो। और अगर मान लो आपने BCom किया हुआ है तो आपको 5 पेपर्स तक का एग्जेम्पशन मिल जाता है, यानी आप सीधे 5 पेपर स्किप कर देते हो। और अगर आपने CA इंटर क्लियर किया है दोनों ग्रुप्स में तो आपको अप टू 6 पेपर्स का एग्जेम्पशन मिलता है। और मान लो अगर आप CA फाइनल या फिर क्वालिफाइड CA हो तो आपको 9 पेपर्स तक का एग्जेम्पशन मिलता है। एंड जो भी लोग US CMA करके बैठे उन्हें 5 से 6 पेपर का एग्जेम्पशन मिलता है। अब समझो इस पूरे कोर्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है। टोटल 13 पेपर्स होते हैं जो 3 लेवल्स में डिवाइडेड होते हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं अप्लाइड नॉलेज के 3 पेपर्स, ये एक टाइप से बेसिक्स है, फाउंडेशन स्किल्स है। उसके बाद आते हैं अप्लाइड स्किल्स के 6 पेपर, ये एग्जैक्टली कोर फाइनेंशियल स्किल्स होते हैं, जैसे टैक्सेशन, ऑडिट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्सेट्रा। और फिर उसके बाद आते हैं स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल के 4 पेपर्स, ये बेसिकली लीडरशिप लेवल वाले होते हैं, जैसे स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, बिजनेस डिसीजंस। एंड इसमें एक और बढ़िया चीज होती है कि इनका एग्जाम स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। हर क्वार्टर में आपकी एग्जाम होती है और कंप्लीटली आपके ऊपर होता है, चाहे आपको 1 पेपर देना है, 2 पेपर देना है, आप अपनी पेस से एग्जाम दे सकते हो। आपके ना सिर के ऊपर कोई भी ऐसा प्रेशर नहीं रहता कि एक शॉट में मुझे सब कुछ कंप्लीट करना है। इसलिए ना इसके पासिंग रेट भी 40 to 50% होते हैं, जो बहुत हेल्दी है एज कम्पेयर टू अदर प्रोफेशनल एग्जाम्स जहां पे 5 से 10% ही पास रेट होता है। और अगर मैं बात करूं कि इस पूरे कोर्स का ड्यूरेशन कितना होगा, तो एग्जामिनेशन के साथ 2.5 to 3 इयर्स में आप इसे कंप्लीट कर सकते हो। इसलिए मैं कहूंगा ना इसे जरा कंपेयर करके देखो। जो ट्रेडिशनल पाथ होता है वहां पे आप एक डिग्री लेते हो, फिर आपको प्लेसमेंट में स्ट्रगल होती है, उसके बाद 4 से 5 लाख पर एनम का एक जॉब मिलता है जहां पे स्लो ग्रोथ होती है और आप इंडिया में ही लिमिटेड रहते हो। और लास्ट में आपको क्या मिलता है, हर एक स्टेज पे स्ट्रेस। और वहीं पे दूसरी तरफ अगर आप ACCA करते हो तो आपको एक ग्लोबल क्वालिफिकेशन मिलती है, ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन मिलता है फ्रॉम डे 1। उसके बाद आप 8 to 12 लाख पर एनम से इंडिया में से ही स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप इंटरनेशनली ग्रो करना चाहते हो, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज चाहते हो, तो वो भी आपके लिए ओपन होती है। और कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे तो आपका स्ट्रेस कम होता है, क्योंकि आप सेम टाइम में सेम मेहनत करके ज्यादा ऑप्शंस देखते हो। तो अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो और ये सीरियसली एक्सप्लोर करना चाहते हो तो FPA EDU चेक करो। इसकी लिंक ना मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। ये इंडिया के टॉप ACCA लर्निंग पार्टनर्स में से एक है। यहाँ पे ना आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है कि कौन सा पेपर कब देना है, एग्जामिनेशंस कैसे मिलेंगे, प्रिपरेशन कैसे करनी है, इन सारी चीजों में ये आपको गाइड करेंगे। ऊपर से यहाँ पे रेगुलर एग्जाम प्रेप होती है और प्लेसमेंट सपोर्ट भी मिलता है। प्लस ये लोग फ्री में काउंसलिंग भी करते हैं कि ACCA क्या आपके लिए सही भी होगा या फिर नहीं। प्लस ये लोग आपको मुझसे ज्यादा बेटर तरीके से गाइड कर पाएंगे कि आपका करियर पाथ कैसा होना चाहिए। तो अगर आपको इनसे डिटेल में बात करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां पे जाके एक बार खुद को रजिस्टर जरूर करना। एनीवेज ये था एक ऑप्शन जो आपको पता होना चाहिए था। मैं जानता हूँ ये वीडियो एग्जाम और उसके स्ट्रेस के बारे में थी, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका स्ट्रेस तभी कम हो पाता है जब आपका करियर पाथ क्लियर हो। इसीलिए ये बताना आज मेरे लिए बहुत जरूरी था।
तो इसके बारे में ठीक से सोचना, इसकी ठीक से रिसर्च करना, क्योंकि डिसीजन आपका है। चलो आप समझते हैं कि इस कैटास्ट्रोफाइजेशन को क्योर कैसे करना है, इसका सोल्यूशन क्या है। देखो, जब भी आपके दिमाग में एक चैप्टर खत्म नहीं हुआ मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसे कुछ ख्याली पुलाव पकना शुरू हो जाए ना, तो एक पावरफुल टेक्निक का यूज करना जिसे कहते हैं रिफ्रेमिंग योर नर्वसनेस। जनरल केसेस में एग्जाम से पहले आपके साथ क्या होता है, आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, हाथ ठंडे पड़ जाते हैं, पेट में थोड़ी सी बटरफ्लाई सी होने लगती है, और नॉर्मली आप लोग क्या सोचते हो कि मैं नर्वस हो रहा हूँ और ये बहुत बुरा है मेरे लिए, मैं डेफिनेटली फेल हो जाऊंगा। पर अगर आप इसे रिफ्रेम करो कि मेरी बॉडी रेडी हो रही है परफॉर्म करने के लिए, ये एनर्जी है, डर नहीं, तो आपका उस सिचुएशन को टैकल करने का आउटलुक ही पूरा चेंज हो जाता है। इनफैक्ट ये चीज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च में प्रूव भी हुई थी, जिसमें रिसर्चर्स ने ये नोटिस किया कि जिन भी लोगों ने अपनी नर्वसनेस को एक्साइटमेंट की तरह इंटरप्रेट किया, वो स्टूडेंट्स एक्चुअली एग्जाम में बेटर परफॉर्म कर पाए। क्योंकि अगर आप सोचोगे तो नर्वसनेस और एक्साइटमेंट में फिजिकली कोई भी फर्क नहीं होता, दोनों में हार्ट रेट बढ़ता है, एड्रेनलिन रिलीज होता है और आपको सेम साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको किसी भी चीज का नर्वसनेस हो या फिर अगर आप पैनिक मोड में आओ, तो खुद से हमेशा ये बोलो कि ये डर नहीं है, ये एक्चुअली रेडीनेस है, मेरी बॉडी मुझे प्रिपेयर कर रही है अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए। बेसिकली एक टाइप से एक फॉल्स बिलीफ आप अपने दिमाग में रीइंफोर्स कर रहे हो ताकि वो एक्चुअली में सच हो जाए। और इस चीज में एक और चीज बहुत हेल्प करती है, विच इज एनवायरमेंट प्रिपरेशन। आप जनरली ना एनवायरमेंट में 2-3 चीजों का बस ध्यान रखना, जैसे बेड पे एकदम कोजी होके कंबल ओढ़ के मत पड़ना, प्रॉपर डेस्क पे बैठो, चेयर लगाओ, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ और एक साइलेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करो। बेसिकली आपको एनवायरनमेंट ऐसे बनाना है जैसे आपके एग्जाम हॉल में होता है, क्योंकि आपकी मेमोरी कंटेक्स्ट डिपेंडेंट होती है, यानी जिस टाइप के एनवायरनमेंट में आप उस चीज को पढ़ते हो, उसी टाइप के एनवायरनमेंट में आप उसको रिकॉल बेटर तरीके से कर पाओगे। तो एग्जाम हॉल में डेस्क पे बैठ के लिखने वाले हो तो डेस्क पे बैठ के ही पढ़ो, अगर आपके एग्जाम हॉल में बेड होते हैं तो भाई बेड पे रह के पढ़ लेना, कोई सीन नहीं। बेसिकली ये जो कैटास्ट्रोफाइजिंग इफेक्ट था, उसको रोकने का सबसे बेस्ट तरीका होता है उसकी नेगेटिव एनर्जी को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में रीडायरेक्ट करना। याद रखना, उस एनर्जी को वेस्ट मत होने देना, क्योंकि वो आपका फ्यूल बन सकती है एग्जाम प्रिपरेशन के टाइम पे। आपका ब्रेन बेसिकली फाइट और फ्लाइट सिचुएशन में चला जाता है और यहाँ पे आपको फाइट करना है। अब ये सारी चीजें क्लियर हो गई तो बढ़ते हैं विलन नंबर 3 पे, विच इज प्रोक्रेस्टिनेशन। और प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में आपका एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन क्लियर करना चाहता हूँ कि जनरली लोग सोचते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब लेजीनेस होता है, कि मैं बस आलसी हूँ, मेहनत नहीं करना चाहता। लेकिन ये चीज ना कंप्लीटली गलत है। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब लेजीनेस नहीं होता, ये एक इमोशनल रेगुलेशन की प्रॉब्लम है। मैं आपको इस एग्जांपल से बेटर तरीके से समझा पाऊंगा। इमेजिन करो आपके हाथ में एक गरम चाय का कप है, आप उस कप को पकड़ने को ना कोई हैंडल वगैरह नहीं है, आपको डायरेक्टली कप को पकड़ना पड़ रहा है और उसकी जो हीट है वो आपके हाथों पे आ रही है। अब मुझे एक चीज बताओ कि क्या आप उस कप को ऐसे ही पकड़ के रखोगे? नहीं ना, हाथ जल रहा है तो आप उसे तुरंत छोड़ दोगे, क्योंकि आपका ब्रेन वहां पे आपको ये सिग्नल भेजता है कि भाई अगर तूने इसे और थोड़ी देर के लिए पकड़ के रखा ना तो ये तेरे लिए बहुत पेनफुल होगा, तो इसे जल्दी से जल्दी छोड़ दे। और आपके पढ़ाई में भी एग्जैक्टली सेम मैकेनिज्म काम करता है। जब भी आप बुक्स खोलते हो तो आपको एंजाइटी फील होती है, फियर ऑफ फेलियर आता है, बड़े ओवरवेल्म से फील करने लगते हो आप कि भाई इतना सारा सिलेबस है, मैं कैसे कवर करूंगा। और ये सारी चीजें सोचना आपके ब्रेन के लिए मेंटली पेनफुल है। तो यहाँ पे आपका ब्रेन क्या करता है, एकदम सिंपल रिस्पॉन्स देता है कि भाई दूर हो जा, इसे अवॉइड कर। और फिर आप क्या करते हो, आप सडनली फोन उठा लेते हो और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना शुरू कर देते हो, या फिर किचन में चले जाते हो और फ्रिज खोल के देखना शुरू कर देते हो कि अंदर क्या क्या चीज है खाने लायक। इस चीज को समझो कि आप यहाँ पे काम को अवॉइड नहीं कर रहे, आप उस फीलिंग को अवॉइड कर रहे हो। जो डिस्कम्फर्ट, जो एंजाइटी आपको फील हो रही थी ना, उससे आप दूर भागने का ट्राई कर रहे हो और धीरे धीरे ये चीज एक विशियस साइकिल में बदल जाती है। मान लो आज आपने पढ़ाई से दूर भाग के 1 घंटा आज अगर इंस्टाग्राम पे वेस्ट कर दिया, तो उस 1 घंटे में होने वाली पढ़ाई वहां पे पाइल अप हो गई। ऐसे करते करते अगर आप रोज 1 घंटे की पढ़ाई पाइल अप करते जाओगे तो एग्जाम के टाइम तक आपके सिर के ऊपर इतना भारी वजन आ जाएगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे। और जब सडनली एग्जाम के टाइम पे सब कुछ सिर पे आ जाएगा ना, तो आपको गिल्ट आएगा, शेम आएगा कि भाई मैंने पहले पढ़ा होता तो अच्छा होता। तो यार इस चीज को ना हम स्टूडेंट्स टैकल कैसे करें? तो प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि जब तुम सोचते हो कि 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं तो आपको ये बहुत बड़ी चीज लगती है और आपका ब्रेन तुरंत एक अवॉइड करने के मोड में घुस जाता है। लेकिन अगर तुम उसे ब्रेक डाउन करके सिर्फ ऐसे सोचते हो कि मुझे सिर्फ 25 मिनट के लिए पढ़ना है, तो ये आपके दिमाग को ना एक मैनेजेबल टास्क लगता है। आपके दिमाग को लगता है कि भाई ये तो बहुत डुएबल है, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। और यही लॉजिक है पोमोडोरो टेक्निक का। बेसिकली यहाँ पे आपको सिर्फ 25 मिनट के लिए पूरे फोकस में पढ़ना होता है। अपना फोन दूर रख के, अपने नोटिफिकेशंस ऑफ करके सिर्फ पढ़ाई और कुछ भी नहीं। उसके बाद 5 मिनट का आपको ब्रेक मिलता है, जहाँ पे आप उठते हो, पानी पीते हो, थोड़ा सा वॉक कर लेते हो, थोड़ा स्ट्रेच कर लेते हो या फिर कुछ भी कर लेते हो, बस स्क्रीन से दूर रहते हो। फिर वापस 25 मिनट्स आप पढ़ने बैठते हो।
ऐसी 4 साइकिल्स आपको रिपीट करनी होती है और फिर उसके बाद आपको एक लंबा ब्रेक लेना होता है 15 to 30 मिनट्स का। अब तुम्हें पता है ये टेक्निक इतनी ज्यादा अच्छे से काम क्यों करती है, क्योंकि हर 25 मिनट के बाद आपको ना एक स्मॉल विन, एक स्मॉल अकम्प्लिशमेंट मिल रही है और इसकी वजह से आपके दिमाग में क्या रिलीज होता है, डोपामीन। इसी वजह से हर 25 मिनट के बाद आपका मोटिवेशन बना रहता है और उस 5 मिनट के ब्रेक की वजह से आप ज्यादा बोर फील नहीं करते। आप समझते इसे करना कैसे, बस अपने फोन में एक टाइमर सेट करो 25 मिनट का और शुरू हो जाओ और याद से वो 25 मिनट खत्म होने के बाद सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक लेना, कहीं 5 घंटे का ब्रेक मत ले लेना। अब इसके बाद आते हैं हमारे 4th विलन पे, विच इज इम्पोस्टर सिंड्रोम एंड कंपैरिजन। इस चीज का क्या ही कहना भाई, ये स्लोली आपके कॉन्फिडेंस को खाती जाती है और आपको पता भी नहीं चलता कि ये कब हुआ। देखो टिपिकली क्या होता है, व्हाट्सएप ग्रुप में ना कोई मैसेज करता है कि यार मेरे 5 चैप्टर्स हो गए, तो तुरंत दूसरा बंदा आके बोलता है कि अरे मेरे तो 7 हो गए, बिल्कुल इजी था भाई। और फिर तीसरा आता है और बोलता है कि भाई मैं तो ऑलरेडी रिवीजन पे हूँ, मेरा फर्स्ट राउंड डन हो चुका है। और तुम यहाँ पे बैठे बैठे ये सोचते रहते हो कि भाई मैं तो चैप्टर 2 पे ही अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, ये लोग इतने आगे कैसे निकल गए। बेसिकली आपका दिमाग यहाँ पे सोचता है कि सब लोग आगे निकल रहे हैं, सबको आ रहा है, बस मुझसे नहीं हो रहा है, क्या मैं इतना बेवकूफ इंसान हूँ इस ग्रुप में। और इसे ही कहते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम, जहाँ पे तुम्हें जेन्युइनली लगता है कि सब लोग केपेबल है, सब लोग स्मार्ट है, सब लोग सॉर्टेड है, बस तुम नहीं हो। अब देखो इस चीज को टैकल करने के लिए ना बस एक छोटा सा रियलिटी चेक तो लिया करो। वो बंदा जो बोला मेरे 5 चैप्टर्स हो गए, हो सकता है उसने सिर्फ हाईलाइट करके पढ़ा है और छोटे छोटे नोट्स बना लिए एकदम सुपरफिशियली, ऊपर से। एक्चुअली अगर मैं उसे रिकॉल करने बोल दूं तो उसे उतना ही पता होगा जितना तुम्हें पता है और वो उतना ही ब्लैंक होगा जितना तुम होगे एग्जाम में। द मेन पॉइंट इज आप सबके हाईलाइटेड रील्स देख रहे हो और अपने बिहाइंड द सीन से उन्हें कंपेयर करा रहे हो। जैसे इंस्टाग्राम पे कोई भी अपना बुरा दिन नहीं दिखाता, अपनी इनसिक्योरिटीज नहीं दिखाता, सिर्फ अपने बेस्ट फोटोज और बेस्ट मोमेंट्स दिखाते हैं, ठीक उसी तरह पढ़ाई में भी लोग सिर्फ अचीवमेंट्स ही बताते हैं और अपनी स्ट्रगल्स छुपा लेते हैं। कोई भी सामने से आके आपको ये नहीं कहेगा कि भाई मैं भी चैप्टर 2 पे अटका हूं यार, रोज मुझे भी डर लगता है कि मैं इसे कैसे पढूं, सिवाय उस टॉपर बंदे के जो आपको हमेशा आके बोलता है कि भाई मैंने कुछ नहीं पढ़ा लेकिन 99 आउट ऑफ 100 लेके आता है। और अपना जो माइंडसेट है ना वो थोड़ा सा चेंज करना, कि जो आपके पुराने थॉट होते हैं ना कि मुझे नहीं आता, ये ना बेसिकली एक बंद दरवाजा बन जाता है आपके लिए, जहाँ पे आपकी नई सोच डेवलप नहीं हो पाती। उस थॉट को ना थोड़ा सा चेंज करो कि मुझे शायद अभी नहीं आता लेकिन मैं सीख रहा हूँ। ये ना उस डोर को खोलने में मदद करेगा और आप और ज्यादा ओपन फील करोगे। आपने यहाँ पे क्या किया, बस एक वर्ड का फर्क था कि अभी। और एक बहुत ही प्रैक्टिकल ट्रिक है, जब भी आपके दिमाग में कोई भी कंपैरिजन वाला थॉट आए तो खुद से पूछो कि क्या ये फैक्ट्स है या फिर अजम्पशंस। 99% ऑफ द टाइम ये आपके ब्रेन के बस अजम्पशंस होंगे कि भाई सामने वाले को बहुत कुछ आ रहा है। अब इसके बाद आता है आपका सबसे बड़ा विलन और आपकी सबसे बुरी हैबिट, विच इज कैफीन एंड स्लीप डेप्रिवेशन। और भाई ये सबसे इंटरेस्टिंग विलन है क्योंकि इसे तुमने खुद ने अपनी लाइफ में इन्वाइट किया है। जरा इस सीन को इमेजिन करो, एग्जाम पास आ रही थी, सिलेबस बहुत बाकी था, रात को मैंने एक स्ट्रॉन्ग कॉफी पी ली ताकि मैं रात को 2-3 बजे तक जाग पाऊं और सब कुछ पढ़ पाऊं, और अभी सुबह के 5 बजे लेकिन मैं अभी भी पढ़ रहा हूं। तुम्हें उस मोमेंट पे फील होगा कि भाई मेरे जैसा कोई इंसान ही नहीं है, मेरे जैसा कोई डेडिकेटेड स्टूडेंट ही नहीं है, देखो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं। पर क्या आप जानते हो आपके दिमाग के अंदर क्या हो रहा है? कैफीन एंजाइटी के सिम्टम्स को मिमिक करता है। आपका ना हार्ट रेट बढ़ जाता है, हाथ थोड़े कांपने लगते हैं, रेस्टलेसनेस फील होती है, आप सेटल नहीं हो पाते और आपका ब्रेन इन फिजिकल सिग्नल्स को पढ़ता है और ये कंक्लूड करता है कि ओ लगता है हमारे भाई थोड़े से स्ट्रेस में है, लगता है इनके लाइफ में कुछ गलत हो रहा है। मतलब आप खुद अपने दिमाग को आर्टिफिशियली एक स्ट्रेस स्टेट में डाल रहे हो और वो भी सिर्फ एक कॉफी की वजह से। और ये जो आपका स्लीप डिप्रिवेशन है ना, यानी रात में जागना, जब भी आपको ये लगता है कि एक रात नहीं सोया तो क्या ही होगा यार, एग्जाम के बाद सो लूंगा, ये आपकी सोच बिल्कुल गलत है। जब आप प्रॉपरली नहीं सोते तब आपका एमिगडाला, जो ब्रेन का इमोशनल सेंटर है, वो एक हाइपर एक्टिविटी वाले स्टेट में चला जाता है। छोटी छोटी बातें आपको बड़ी लगने लगती है, हर चीज आपके लिए एकदम इमरजेंसी लगने लगती है और नेगेटिव थॉट्स सडनली 10 गुना ज्यादा पावरफुल फील होने लगते हैं। कोई नॉर्मल सी भी सिचुएशन होगी ना, वो भी आपको बहुत ज्यादा डरा देगी। पर एक सबसे बड़ा पॉइंट जो बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं, दैट इज मेमोरी कंसोलिडेशन। अब समझो ये कैसे काम करता है। जब आप पढ़ते हो तब इंफॉर्मेशन पहले एक शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है, बेसिकली एक कंप्यूटर के रैम की तरह आप इसे समझो कि जो एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है। पर ये जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में, मतलब आपकी हार्ड डिस्क में, आपके परमानेंट स्टोरेज में ट्रांसफर कब होती है? वो सिर्फ तभी हो पाती है जब आप नींद में होते हो। जनरली स्लीप के दौरान आपका ब्रेन एक्टिवली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और उसे स्टोर करता है। तो ये जो रात भर जाग के पढ़ने वाली चीज है ना, उसमें इंफॉर्मेशन सिर्फ रैम में गई,
पर अगर आप सोए नहीं तो उसे सेव नहीं कर पाओगे, वो ट्रांसफर नहीं हुई। इसीलिए आप जब भी रात भर जाग के सुबह एग्जाम हॉल में पहुंचते हो तब आपको सब कुछ एकदम धुंधला धुंधला सा दिखता है, अनक्लियर सा दिखता है, आपको कुछ याद भी नहीं रहता। और एक यहाँ पे आपको ऑप्टिमाइजेशन की ट्रिक देता हूँ मैं। आपके जो भी डिफिकल्ट टॉपिक्स है ना, उन्हें या तो पहले पढ़ो या फिर एकदम लास्ट में पढ़ो। इसे ना प्राइमेसी रीसेंसी इफेक्ट कहते हैं। और ये कॉफी वाली प्रॉब्लम ना एकदम इमीडिएटली छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक कप इज एब्सोल्युटली फाइन, एक्चुअली वो हेल्पफुल भी होता है। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब वो एक कप बढ़ के 2 कप हो जाता है, 3 कप हो जाता है और 5 कप बन जाता है। तो लाइफ में ना एक बैलेंस बना के चलना बहुत जरूरी होता है, वरना आपकी बॉडी जो आपका टूल है वही आपका सबसे बड़ा एनिमी बन जाएगी। तो ये थे हमारे 5 विलन्स। नंबर 1 इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस, जो आपको एक फेक कॉन्फिडेंस देता है। नंबर 2 कैटास्ट्रोफाइजिंग, जो आपको हर छोटी प्रॉब्लम को एक बड़ी प्रॉब्लम, एक बड़ी डिजास्टर बना देता है। नंबर 3 प्रोक्रेस्टिनेशन, जो आपको इमोशन से दूर भागने का एक मैकेनिज्म बन जाता है। नंबर 4 इंपोस्टर सिंड्रोम, जो आपको दूसरों से कंपेयर करवाता है और आपका कॉन्फिडेंस गिराता है। एंड नंबर 5 कैफीन एंड स्लीप डेप्रिवेशन, जो इनडायरेक्टली आपको बहुत ज्यादा हार्म कर रहा है। एंड में ना मैं आपको बस एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ कि आपकी वर्थ ना किसी एग्जाम की एक मार्कशीट से डिफाइन नहीं होती। ये सिर्फ एक एग्जाम है, एक पेपर है, एक चैप्टर है लाइफ का। इसे अपनी पूरी बुक कभी मत समझना। कुछ साल बाद आप खुद ही रियलाइज करो कि भाई इतना स्ट्रेस क्यों ले रहा था मैं, भाई आज मुझे इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि मुझे कितने मार्क्स मिले वहां पे। ये बस एक चेक पॉइंट है, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। तो इस चीज के बारे में ज्यादा सोचना मत, ज्यादा स्ट्रेस मत लेना। अगर आपको स्ट्रेस लेना ही है तो बस अपने करियर के बारे में लो और ACCA के बारे में एक बार जाके देखो। मैंने FPA EDU की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, उसे आप जाके एक बार चेक कर सकते हो और अपना एक फ्री कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हो। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में ऐसी और एक वैल्यूएबल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप लर्निंग एंड एज ऑलवेज कीप इंस्पायरिंग।